नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीतिक विचारकों की। उसमें हम धर्मशास्त्र की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के धर्मशास्त्र संबंधी जो है हमारा लेक्चर देख चुके हैं। इससे पहले भी हम पश्चिमी राजनीति विचारकों की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। उनके वीडियोज़ भी आप जो है यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में शायद आपने सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कौटिल्य के बारे में नहीं सुना। लेकिन सामान्य चर्चा के बीच जो है राजनीतिक चिंतन कहीं छूट सा जाता है, तो हम चर्चा करेंगे विशेषतः उसके राजनीतिक चिंतन की। कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा था वह था अर्थशास्त्र। तो हमारा जो चर्चा है वह मूलतः अर्थशास्त्र पर केंद्रित होगा। कौटिल्य के जीवन का क्या सार था, उसके जीवन की घटनाओं से हमें कुछ लेना देना नहीं होगा। तो हम यदि शुरुआत करें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो कहाँ से शुरू होती है, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। हालांकि इससे पहले के हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अर्थशास्त्र के तो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौन था, तो वो कौटिल्य थे। कौटिल्य के दो अन्य नाम भी आपने सुने होंगे, एक विष्णुगुप्त और चाणक्य। दरअसल कौटिल्य का जन्म जो है लगभग माना जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी ईसा से लगभग 400 साल पहले के आसपास उनका जन्म हुआ। और उस समय एक बड़ा साम्राज्य था मगध का, तो मगध में इनका जन्म होता है। इनके जीवन काल में या इनके जन्म के समय मगध में जो वंश राज कर रहा था उस वंश का नाम था नंद वंश। अब किसी कारणवश कौटिल्य जाते हैं नंद वंश के दरबार में। नंद राजा थे घनानंद, तो घनानंद के दरबार में जाते हैं और वहाँ इनका अपमान किया जाता है। घनानंद अपने शक्ति के मद में चूर था और उन्होंने कौटिल्य जैसे परम बुद्धिमान व्यक्ति का भी अपमान किया, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इस अपमान के कारण कौटिल्य प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे, उसको जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। तो इसके लिए अपना वो एक शिष्य बनाते हैं जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करते करते लगभग 322 ईसा पूर्व, गलत हो सकता है, फैक्ट मेरे उतने सही नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 322-23 के आसपास जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो इन्होंने मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया और मगध का जो विशाल साम्राज्य था वो एक अकेले ब्राह्मण ने जो है तहस नहस कर डाला। कारण इसका था कि घनानंद द्वारा कौटिल्य का अपमान किया गया। और उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त का जो वंश था वह था मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य को इतनी सुदृढ़ता दी कि उस समय जो एक आक्रमणकारी था सिकंदर भारत विजय के लिए आ रहा था, दुनिया के इलाकों को जीतता हुआ, तो उसने मगध के साम्राज्य की शक्ति को देखते हुए उसकी कहानियां उन्होंने सुनी थी। तो सिकंदर की सेना ने जो है मगध से लड़ने से इनकार कर दिया था और वापस लौट गए थे। उसके अधिकारी या उसके जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर के,
उनको तो फिर चंद्रगुप्त ने खुद हराया भी था, उनकी बेटियों से शादी की। तो इस पूरे राजवंश, इस पूरी शक्ति के पीछे एक जिस मस्तिष्क का हाथ था वो था कौटिल्य। उसी की कुटिलता से जो है पूरा साम्राज्य अपने पैर पसार सका और विजय के नए कीर्तिमान रच सका। तो ये था छोटा मोटा ओवरव्यू। इसके बाद हम चर्चा आरंभ करते हैं, जो हमारा मूल विषय है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ही मान सकते हैं हम कि कौटिल्य का पूरा राजनीतिक चिंतन, कौटिल्य ने सिद्धांत वगैरह की बात कम ही की है और शासन कला पे भी अपने विचार जो है ज़्यादा दिए हैं। उसी से संबंधित विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को अर्थ के शास्त्र के रूप में यदि हम देखें तो उसके एक पुस्तक के टाइटल के रूप में देखें तो ये कौटिल्य ने लिखी थी। लेकिन अर्थशास्त्र को यदि अर्थ का शास्त्र या अर्थ के विज्ञान के रूप में देखें तो इसके प्रणेता माने जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी माना जाता है। बृहस्पति जो है अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी इस जो बृहस्पति जिस अर्थशास्त्र के प्रणेता माने गए हैं, उस अर्थशास्त्र में क्या बतलाया गया है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। अर्थ ही जो है मुख्य पदार्थ है, प्रधान पदार्थ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का जो है प्रतिनिधि माना जाता है। और जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उसमें से धर्म और काम भी कहते हैं तभी उपलब्ध होता है जब आपके पास अर्थ की उपलब्धता होती है। इसके अलावा धर्म और काम जो है उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए अर्थ का होना जरूरी है। अब यदि अर्थ का आशय हम देखें, अर्थ का अर्थ यदि देखें तो उसको किसका क्या मतलब है इसका, तो उस समय चूंकि मुद्रा प्रचलन में कम ही थी, बहुत विशिष्ट लोगों के पास ही मुद्रा होती थी, तो जो संपत्ति होती थी, जो अर्थ होता था, वो मुख्यतः होता था भूमि। तो लोगों के निवास की भूमि को अर्थ कहा जाता था। यानी वह भूमि जिस पर मनुष्य बसे हुए हैं वही उनकी संपत्ति है। इसमें उनकी खेती भूमि भी आ जाती थी। ठीक है। और अर्थशास्त्र क्या है? फिर यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें, यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे हम आ गए हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूलतः उस निवासित भूमि का प्रबंध का विवरण ही है। निवासित भूमि का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसी का विवरण पूरे इसमें दिया गया है। भूमि में एक किसान की भूमि से लेकर के और एक विशाल साम्राज्य तक का वर्णन इसमें दे रखा है। उस सभी को कैसे प्रबंध किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, यही बात कौटिल्य अर्थशास्त्र में बतलाते हैं। यानी इसमें हम देखें तो मोटे तौर पर कोई सिद्धांत वगैरह नहीं दिए गए हैं, राज्य का सिद्धांत या ऐसा कुछ, मतलब बहुत वाइड वे में नहीं दिया गया है। कहीं कहीं जरूर जिक्र आया होगा, लेकिन मूलतः इसको यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र जो है प्रशासन से संबंधित है या शासन से संबंधित है या शासन कला से संबंधित है। राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार करारोपण करना चाहिए, किस प्रकार प्रजा कल्याण करना चाहिए, यही सब वर्णन जो है अर्थशास्त्र में दिया गया है। ठीक है, ये था अर्थशास्त्र का परिचय। अब और आगे की बात करते हैं थोड़ी सी अर्थशास्त्र के बारे में। हमारा अगला हेडिंग है अर्थशास्त्र की परंपरा।
अर्थशास्त्र की परंपरा के बारे में यदि हम जानें तो उससे पहले एक चीज और हम देख लेते हैं कि भारतीय चिंतन जो अर्थशास्त्र के विषय में काफी देरी से ज्ञात हो पाया। 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो है अर्थशास्त्र के बारे में पता चल पाया था। उससे पहले किसी को ज्ञात नहीं था कि इतना महान ग्रंथ जो है लिख छोड़ा है कौटिल्य ने। फिर कहीं कहीं जिक्र आता था, लेकिन जो है मूल उसके दस्तावेज जो है नहीं मिल पाए थे। फिर उनको ढूंढा गया, मिला, तब जाकर के लोगों की भ्रांतियां टूटी। तो क्या होता था कि पश्चिमी विचारक जो थे अपने आप को चिंतन में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहते थे कि हमारा राजनीतिक चिंतन ही जो है असली राजनीतिक चिंतन है, और भारतीय चिंतन की वो आलोचना करते थे। पश्चिमी विचारक जो है भारत की आलोचना करते थे। भारत की आलोचना क्या कह करके वो करते थे? ये लोग कहते थे कि भारत का जो राजनीतिक चिंतन है वह राजनीतिक चिंतन नहीं है या आर्थिक चिंतन नहीं है, वह मूलतः आध्यात्मिक और धार्मिक चिंतन है। यानी उसमें जो है धर्म कर्म की बात की गई है, अध्यात्म की बात की गई है, ईश्वर की बात की गई है, और राज व्यवस्था की, शासन कला की इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई है। ऐसा पश्चिमी विचारकों का मानना था, आलोचना करते थे वो। लेकिन जो ही अर्थशास्त्र उद्घाटित होता है उनके विचार जो है तहस नहस हो जाते हैं। उनके विचारों का एक अच्छी काट जो है भारतीय विचारकों को मिल जाती है। और क्योंकि अर्थशास्त्र का जो चिंतन है, अर्थशास्त्र में धर्म की बात ना के बराबर की गई है, और ये मूलतः जो है भौतिकवादी परंपरा पर आधारित है, और इसमें किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं की गई है। यानी कह सकते हैं कि ये पंथ निरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है। अब पश्चिम के विचारकों को जब ये पता लगता है कि जिस पंथ निरपेक्षता के नगाड़े हम आज कूट रहे हैं वो तो हमसे 2000 साल पहले एक विचारक कह के चला गया, तो फिर जो है वो शून्य रह जाते हैं और उनकी आलोचनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। और ये अर्थशास्त्र होगा। फिर जो है एक और अन्य विचारक के साथ तुलना की जाती है। जब अर्थशास्त्र प्रकाश में आ जाता है, उद्घाटित हो जाता है कि ऐसा महान ग्रंथ लिख छोड़ा है, तो फिर एक छोटे विचारक तो नहीं कहेंगे, लेकिन पश्चिम की दृष्टि से बहुत बड़े विचारक हैं मैकियावली। मैकियावली भी शासन व्यवस्था पर वे अपने विचार देते हैं, और पश्चिम के विचारकों ने एक नया नाम दिया। पश्चिम के विचारक कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। भारत का मैकियावली क्यों कहते हैं? क्योंकि कौटिल्य ने भी शासन व्यवस्था पर बात की और उन्होंने भी शासन व्यवस्था पर बात की। कौटिल्य भी शक्ति राजनीति की बात करते हैं, राज्य द्वारा शक्ति संग्रहण की बात करते हैं। उसी प्रकार मैकियावली भी जो है शक्ति राजनीति और शासन कला की दोनों की बात करते हैं। दोनों का चिंतन जो है पंथ निरपेक्ष है, भौतिक है। ये चार बिंदु हैं कि इनको मैकियावली क्यों कहा गया पश्चिम के विचारकों द्वारा। लेकिन यहाँ एक बात हम आपको अंतर बतला देते हैं कि मैकियावली का चिंतन जो है बहुत संक्षिप्त चिंतन है। यदि हम कौटिल्य के चिंतन को देखें, कौटिल्य के चिंतन में कई ज्ञान की परंपराओं का उल्लेख किया गया है, और कौटिल्य तो सिर्फ शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। किस प्रकार शासन का प्रबंध किया जाए उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। उनकी प्रिंस जो है कौटिल्य ने मैकियावली ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी प्रिंस। बहुत पतली सी बुक है और उसे आप आसानी से देख समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें, अर्थशास्त्र इतना विशाल ग्रंथ है कि इसमें 15 अधिकरण
इसके साथ 150 अध्याय और 180 प्रकरण शामिल है। तो उसके सामने प्रिंस जो है बहुत संक्षिप्त प्रतीत होती है। अब इनके बारे में इन्होंने क्या क्या इन्होंने इसमें लिखा है, तो 1 से 5 जो अधिकरण हैं उसमें कौटिल्य ने राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। राज्य का आंतरिक प्रशासन कैसा होगा, यानी राजा का अपने नागरिकों के साथ व्यवहार कैसा होगा, वह ही आंतरिक प्रशासन है, और उसका उल्लेख अधिकरण 1 से अधिकरण 5 तक किया गया है। फिर अधिकरण 6 से अधिकरण 13 तक इसमें उल्लेख किया गया है वैदेशिक संबंधों का। वैदेशिक संबंध यानी एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध होगा, क्या नीतियां होनी चाहिए, वो सब उल्लेख अधिकरण 6 से अधिकरण 13 तक किया गया है। फिर 2 अधिकरण और बचते हैं उनमें कुछ फिर बचे खुचे विषयों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार कुल 15 अधिकरण है, और इन्हीं अधिकरणों में 150 अध्याय और 180 प्रकरण दिए गए हैं। इसमें एक और चीज़ फैक्ट यदि हम देखें, शास्त्र की चर्चा यदि हम कर ही रहे हैं तो काफ़ी फैक्ट देख लेते हैं। इसमें जो है सरकार के 34 भाग का उल्लेख किया गया है, यानी प्रशासन के सरकार के 34 भाग होंगे, सरकार के 34 भागों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका ये सभी शामिल होंगे, और 34 भाग कुल मिलाकर के होंगे। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार मैकियावली प्रिंस से श्रेष्ठ है। मैकियावली सिर्फ शक्ति, राजनीति और शासन कला पर केंद्रित रह जाता है, और अर्थशास्त्र में कुछ परंपराएं हैं। क्या अलग परंपराएं हैं, उनमें यदि हम देखें तो 4 परंपराओं का उल्लेख करता है। शक्ति, राजनीति और शासन कला के अलावा चार परंपरा में पहली है आन्वीक्षिकी। अब आन्वीक्षिकी की यदि हम बात करें तो इसमें जो मूलतः चर्चा की गई है वह है दर्शन और योग की, फिलोसफी और योग की चर्चा की गई है, दर्शन और योग की। यानी इसमें जो है पारलौकिक दुनिया का ज्ञान बतलाया गया है कि इस दुनिया से इतर जो लोक है, ईश्वर का लोक कहें या दूसरा लोक कहें, उसको दर्शन और योग के माध्यम से समझाने की चेष्टा की गई है। पारलौकिक दुनिया का ज्ञान दिया गया है। तत्व मीमांसा, योग, दर्शन, इन सभी का ज्ञान आन्वीक्षिकी में बतलाया गया है। फिर इसके बाद दूसरा भाग आता है त्रयी। त्रयी में हमने आपको पिछले धर्मशास्त्र में भी बतलाया था कि सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था त्रयी पर आधारित थी। और इस त्रयी में क्या क्या आता है, एक तो आता है आश्रम, पुरुषार्थ, और वर्ण। यानी 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 पुरुषार्थ, मनुष्य जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। और 4 वर्ण सामाजिक व्यवस्था के। आश्रम और पुरुषार्थ मनुष्य को आंतरिक प्रेरणा देते हैं, आंतरिक लक्ष्य, आंतरिक उसके जीवन का
आंतरिक रूप से उसको गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रदान करते हैं। वर्ण जो है समाज का एक सामूहिक प्रबंध है कि समाज के लोगों का आपसी आचार व्यवहार कैसा होगा, वह वर्ण व्यवस्था से निर्धारित होगा। समाज में 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह दूसरी परंपरा थी। अब तीसरी परंपरा जो है वार्ता। ज्ञान की तीसरी परंपरा जो अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है वह है वार्ता। अब वार्ता में क्या किया गया है कि भौतिक पदार्थ, भौतिकता का चिंतन इसमें है, यानी इसमें अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों की चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था उस समय मूलतः कृषि प्रधान ही थी और कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी थे, तो इन सभी का जिक्र जो है इसमें किया गया है। पशुपालन, कृषि में ही पशुपालन इत्यादि उद्योगों का इसमें जिक्र किया गया है, उनके बिंदुओं को उजागर किया गया है। चौथी परंपरा थी दंड नीति। दंड नीति के बारे में हम धर्मशास्त्र में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है दंड नीति का। और दंड नीति के अंतर्गत ही कौटिल्य जो है अपनी शासन कला का विचार रखते हैं। इसमें उनकी जो है विदेश नीति आती है, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पुलिस का प्रावधान, यानी पुलिस को उस समय कहा जाता था रक्षाकृत, रक्षाकृत का प्रावधान, इन सब का प्रबंध जो है दंड नीति के अंतर्गत किया गया है। यानी राजनीति, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये थी अर्थशास्त्र में ज्ञान की परंपराएं और मैकियावली से उसकी श्रेष्ठता, पश्चिमी विचारकों का कौटिल्य के बारे में मत। अब कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने क्या विचार बतलाते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, मत्स्य न्याय के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मत्स्य न्याय की एक ऐसी व्यवस्था थी। मत्स्य न्याय यानी समुद्र में जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को मारकर खा जाती है, उसी प्रकार समाज में यदि शक्तिशाली कमजोरों का अहित करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे, तो वह मत्स्य न्याय होता है। तो कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का निर्माण मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए किया गया। मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए ही जो है राज्य बनाया गया। और फिर वो जो है निर्माण का आधार क्या मानते हैं कि यह समझौते इस पर हुआ था, इसको देवीय संस्था नहीं मानते, क्योंकि कौटिल्य भौतिकता के समर्थक हैं और वो देवीय संस्था जैसी कोई बात नहीं मानते। अब यहाँ समझौते का विचार आप पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पीछे वाले वीडियो में होब्स की चर्चा की थी, लोक रूसो की चर्चा की थी। तो होब्स जैसे विचारकों से इनके बात हम देख सकते हैं कि ये मिलते हैं। समझौते का विचार होब्स भी रखते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं कि राज्य कोई देवीय संस्था नहीं है, एक भौतिक संस्था है, समझौते से निर्मित संस्था है। चूंकि मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव और दुर्बल मानव में संघर्ष था, इसलिए दंड व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई। लोगों ने आपस में समझौता किया और विश्वमान के पुत्र थे मनु। विश्वमान इनके पुत्र थे मनु। मनु को राजा बनाया गया। मनु को राजा बना करके लोगों ने कहा कि हम आपको कर देंगे। कर कैसे देंगे? तो जो कृषि उपज होगी उसका 6वां भाग देंगे, साथ ही जो व्यापार होगा व्यापार का 10वां भाग देंगे
और आप जो है हमारी रक्षा करें, जो उदंड तत्व हैं उनसे, और जो शक्तिशाली मनुष्य अत्याचार कर रहे हैं उनसे। तो ये कौटिल्य का सिद्धांत था राज्य निर्माण का। अब कौटिल्य जो है राज्य निर्माण के बाद राज्य का एक सिद्धांत देते हैं जिसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। जिस प्रकार मानव शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार राज्य भी 7 अंगों से मिलकर बना होता है। सप्तांग सिद्धांत हमने धर्मशास्त्र में भी देखा था, लेकिन धर्मशास्त्र में थोड़ा क्रम इनका अलग अलग था। यहाँ क्रम अलग है, वहाँ अलग था। तो वही तत्व वही हैं, राजा, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र। लेकिन कुछ थोड़ा डिटेल से इन्होंने बताया है, तो हम भी जरा देख लेते हैं डिटेल से। पहला अंग ये बतलाते हैं 7 अंगों में कि पहला अंग है राजा या स्वामी। कौटिल्य कहते हैं कि राजा जो है सभी प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटिल्य एक संज्ञा देते हैं आत्मसम्मत की। आत्मसम्मत का मतलब उसमें शारीरिक गुण भी होने चाहिए, शारीरिक रूप से बलशाली हो, आत्मिक गुण भी होने चाहिए, मानसिक बुद्धि से भी श्रेष्ठ होना चाहिए, और साथ ही बौद्धिक परिपक्वता भी होनी चाहिए। इन गुणों से वह युक्त हो। और साथ ही साथ कौटिल्य राजा की दिनचर्या का भी निर्धारण करते हैं, दिनचर्या का निर्धारण करते हैं और उनके कर्तव्य भी बतलाते हैं। दिनचर्या भी कौटिल्य किस समय राजा को क्या करना चाहिए, इसका पूरा उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। चूँकि यहाँ वो बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहाँ हम राजव्यवस्था से संबंधित बात ही करेंगे। अब वो कहते हैं कि राजा के गुण चूंकि शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक गुण उसमें होने चाहिए, जो राजा का उत्तराधिकारी होगा उसमें भी ये सभी गुण होने चाहिए। जिसमें ये गुण नहीं है वह राजपद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो इन गुणों को और इन योग्यता को दोनों को निर्धारित धारण करे, तभी वह राजपद का अधिकारी होगा। और राजा के कर्तव्य बतलाते हुए वे कहते हैं कि राजा का कर्तव्य होगा प्रजाजनों का कल्याण, यानी प्रजा का कल्याण, और कर्तव्य पालन की सीख देना, सब लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना, कर्तव्य पालन की सीख देना। प्रजारंजन इसमें आएगा कि सभी प्रजाजनों को प्रसन्न रखना और खुद जो है संयम बरतना, अत्याचार नहीं करना। फिर इसके बाद आते हैं जो अन्य कर्तव्य हैं शासन संबंधी, यानी विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, व अन्य कर्तव्य। ये राजा का वर्णन वो बताते हैं, उसकी दिनचर्या, गुण, दोष, कर्तव्य, ये सभी। फिर दूसरे महत्वपूर्ण अंग के रूप में उल्लेख करते हैं
मंत्री या अमात्य का। विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। और मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का भी उल्लेख है। तो कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और एक पहिया यदि निकल जाए तो वह गाड़ी बेकार हो जाती है, उसी प्रकार राजा और अमात्य, राजा व अमात्य गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों के बिना राज्य काम नहीं कर सकता, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, यानी अंतर्निर्भरता बतलाते हैं और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होगा, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा, मंत्रियों का जो प्रधान होगा, वह भी गुणवान व्यक्ति होना चाहिए। और उसके लिए परीक्षा के कई चरण भी बतलाते हैं कि किन चरणों से जो है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, इसलिए मंत्रियों को वेतन भी दिया जाना चाहिए। और मंत्रियों में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन सब का उल्लेख भी ये करते हैं। यानी योग्यता और गुणों से युक्त व्यक्ति ही मंत्री होना चाहिए, जो अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा कर सके, वही व्यक्ति मंत्री बनाया जाना चाहिए। मंत्री बनाते समय राजा को ऐसा नहीं कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को या अपने नज़दीकी संबंधियों को मंत्री बना दे, बल्कि योग्यता का ध्यान रखें। यह उल्लेख कौटिल्य ने किया है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण आती है खजाने की या कोष की। कौटिल्य कहते हैं कि कोष वृद्धि, कोष जो है बढ़ता रहना चाहिए, यानी कोष वृद्धि ही एक शक्तिशाली राज्य का आधार है। कोष वृद्धि से ही राज्य जो है शक्तिशाली बन पाएगा। यदि कोष खाली है तो शक्तिशाली राज्य की कल्पना करना भी नामुमकिन है। कोष वृद्धि से आप क्या कर सकते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि एक चतुरंगिणी सेना का निर्माण एक अच्छे कोष से ही किया जा सकता है। चतुरंगिणी सेना का मतलब 4 प्रकार की, आज जिस प्रकार सेना की 3 विंग हैं, नौसेना, वायुसेना और जल सेना, उस समय 4 विंग होती थी। पैदल सेना, घुड़सवार, हाथियों पे सवार सेना और रथों पर सवार सेना, ये 4 विंग होती थी। और हर राजा के पास ये नहीं होती थी। जो शक्तिशाली सम्राट होते थे उन्हीं के पास चतुरंगिणी सेना होती थी। चतुरंगिणी सेना के लिए जरूरी है कि कोष वृद्धि होती रहे। उनके सैनिकों का प्रबंध तभी किया जा सकता है कि जब उन्हें अच्छा वेतन मिलता रहे, उनका सभी समस्याएं निराकृत होती रहें। फिर आगे कहते हैं कि कोष वृद्धि कैसे की जाए, तो इसके उपाय बतलाते हैं। तो उपाय के रूप में कर, और कर के लिए चाणक्य कहते हैं कि राजा को कर उसी प्रकार लगाना चाहिए जिस प्रकार एक मधुमक्खी फूल से जो हम मधु ग्रहण करती है। यानी एक मधुमक्खी फूल से रस भी ग्रहण कर लेती है, शहद का निर्माण कर लेती है, लेकिन उस फूल को कोई भी नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार राजा को भी इसी प्रकार कर लगाना चाहिए जिससे प्रजा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, साथ ही साथ राज्य की वृद्धि भी सुनिश्चित होती रहे। फिर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भी कहते हैं कि कर नहीं लगाना चाहिए, यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में छूट देनी चाहिए। उसके लिए 2-3 सिद्धांत देते हैं। पहला कहते हैं परिपुष्ट सिद्धांत। परिपुष्ट सिद्धांत का मतलब ये हुआ, यह आजकल भी इस्तेमाल हो रहा है कि स्टार्टअप्स पर मोदी जी कर नहीं लगा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसी प्रकार ये भी प्रोत्साहन का एक सिद्धांत है। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि
ठीक है, हम मानते हैं कि धन की प्राप्ति कैसे होती है, उद्योगों पर यदि आप कर लगाएंगे, कृषि पर कर लगाएंगे तब होती है। लेकिन यदि उद्योगों पर शैशव काल में या आरंभिक काल में कर लगा दिया जाता है, यानी जिस समय उद्योगों की स्थापना होती है उसी समय यदि आप उद्योगों पर कर का बोझ लाद देंगे तो उद्योग प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शैशव काल में या आरंभिक अवस्था में उद्योग पर कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा विकास हो जाए उसके बाद आप उससे कर वसूल कीजिए। दूसरा सिद्धांत ये बताते हैं छूट का, दुर्लभ्य का सिद्धांत। दुर्लभ्य का सिद्धांत है कि कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्री, यानी जो उद्योग किसी दुर्लभ सामग्री का निर्माण करें, यानी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें कि जो कंपनी किसी ऐसी दवाई का निर्माण कर रही है जो बहुत ही दुर्लभ है, कॉस्टली है, और लेकिन ऐसे रोगों के लिए है कि जिस रोग के रोगी भी बहुत कम है, उसमें उस कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत कम होता है, और साथ ही साथ उसकी दवाई भी दुर्लभ है, यानी उसके प्रोडक्शन में कंपनी को बहुत कम लाभ हो रहा है और उसका मुख्य मकसद जन कल्याण ही है, यानी जन कल्याण अधिक हो रहा है, कंपनी को कम लाभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कर नहीं लगाती है और कंपनी को प्रोत्साहित करती है कि आप उन बीमारियों के लिए भी दवाइयाँ बनाइए जिनके लिए कोई नहीं बनाता है। उसी प्रकार कौटिल्य कहते हैं कि ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक जरूरी हो, ये सिर्फ दवा का हमने उदाहरण दिया है, किसी अन्य क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक जरूरी हो, यानी एक और उदाहरण से समझें तो कोई एक तलवार बनाने वाला है मान लीजिए, और बहुत अच्छी तलवारें बनाता है, उसके जैसा पूरे राज्य में कोई नहीं है, तो योद्धाओं के लिए जरूरी है कि उसकी तलवार का प्रयोग करें। लेकिन यदि राज्य उस पर कर लगाएगा तो उसे उसका उत्साहवर्धन नहीं होगा और वह अच्छे से या उस तन्मयता से अपना निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि उसको कर मुक्त कर दिया जाए तो राज्य को भी लाभ होगा और उस व्यक्ति को भी लाभ होगा। इसलिए ये दुर्लभ्य का सिद्धांत यही कहता है कि दुर्लभ सामग्री पर कर नहीं लगाना चाहिए। फिर एक और तीसरा सिद्धांत कर मुक्ति का सिद्धांत। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि कुछ विशेष अवसरों पर जो है कर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि संस्कार, व्रत, यज्ञ, दान इत्यादि पर। तो ये कोष और कोष वृद्धि के उपाय हैं। फिर आगे आता है दंड का विधान। 3 अंगों की हम चर्चा कर चुके हैं, स्वामी, अमात्य और कोष। चौथा है दंड। प्राचीन भारतीय चिंतन यदि हम देखें तो उसमें पूरा चिंतन जो है दंड नीति के इर्द गिर्द घूमता है, खास करके शासन व्यवस्था का। अब कहते हैं कि अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा इन कौटिल्य का मानना था। यानी दंड नीति में वो कहते हैं कि दंड जो है अपराध के अनुसार हो, साथ ही दंड स्त्रियों को नहीं दिया जाना चाहिए। किन स्त्रियों को? गर्भवती स्त्रियों को। गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इससे आगे कौटिल्य कहते हैं कि दंड देते समय वर्ण व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का मतलब कि जो उच्च वर्ण में है, ऐसा उनका मानना था कि जो उच्च वर्ण में है जो वो राज्य के लिए अधिक योगदान करता है। चूंकि राज्य के लिए अधिक योगदान करता है तो उसके कुछ अपराध को हम माफ भी कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो उच्च वर्ण में है उसको कम दंड दिया जाना चाहिए बजाय निचले दंड वालों के लिए। यानी कि सेम अपराध के लिए, सेम कुकृत्य के लिए
शूद्र को अधिक दंड मिलेगा और ब्राह्मण को नाम मात्र का दंड मिलेगा। इसी प्रकार ये वरीयता क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी इसी प्रकार होगी। तो ये सब उल्लेख कौटिल्य करते हैं। और दंड के लिए वो जो है दंड के प्रकारों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दंड शारीरिक भी हो सकता है यानी कायिक भी हो सकता है, और आप जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं यानी आर्थिक दंड भी दे सकते हैं। आर्थिक, दैहिक, कायिक या और आर्थिक, इन दोनों का उल्लेख वे करते हैं। और दंड का एक मुख्य अंग के रूप में वो सेना का उल्लेख करते हैं। सेना में वही चतुरंगिनी सेना यानी दंड नीति, दंड देते समय सेना का प्रयोग किया जा सकता है यदि वृद्ध रूप में किसी राज्य को दंड देना हो उस समय। ये था दंड विधान। पांचवें अंग के रूप में हम देखते हैं दुर्ग। दुर्ग का दूसरा नाम हम रख सकते हैं राजधानी, यानी जो राजधानी का प्रदेश है वो दुर्ग से युक्त होता था, सुरक्षा प्राचीरें वहाँ होती थी तो उसे दुर्ग का नाम दिया जाता था। वहीं राज्य के पूरे प्रशासक बैठते थे, मंत्री संत्री सभी लोग, और जब राजधानी पर यानी दुर्ग पर कब्जा हो जाता था तो राज्य पर कब्जा हो जाता था, ऐसा माना जाता था। अब दुर्ग को जो है 4 समान भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांट करके, और कौटिल्य जो है एक नागरिक नाम के अधिकारी को जो है इनका शासन व्यवस्था, इनके व्यवस्था का या नियंत्रण का नागरिक अधिकारी का नाम है, और यह नियंत्रण करेगा एक भाग को। 4 भागों में दुर्ग विभाजित होगा। प्रत्येक भाग पर एक अलग अलग नागरिक नाम का अधिकारी तैनात होगा जो दुर्ग की रक्षा करेगा, वहाँ की प्रबंध करेगा। ठीक है। फिर दुर्ग को के भी कई प्रकार ये बतलाते हैं, यानी कई प्रकार होते हैं, उनमें से 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख कौटिल्य करते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? तो सबसे पहला है औदिक दुर्ग। औद यानी पानी और औदिक यानी जो पानी से घिरा हो। चूंकि दुर्ग की रक्षा करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता था और उसके लिए दुर्ग ऐसे दुर्गम स्थानों पर रखे जाते थे जहां पहुंचना थोड़ा दुष्कर हो, मुश्किल हो। तो यदि पानी से घिरा हुआ है तो पहुंचने में मुश्किल होगी, दुर्ग को कहेंगे औदिक दुर्ग। फिर दूसरा दुर्ग पार्वत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो पर्वत पर स्थित है, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, वह पार्वत दुर्ग होगा, यानी यहां पहुंचना भी फिर मुश्किल होगा। और तीसरा दुर्ग है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी मरुस्थल प्रदेश में स्थित दुर्ग जो है, क्योंकि मरुस्थल भी दुष्कर प्रदेश होता है, वहां भी पहुंचना आसान नहीं होता, तो मरुस्थल में स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा गया। और चौथा दुर्ग है वन दुर्ग, जो झाड़ियों और दुर्गम रास्तों से युक्त हो, बीहड़ जंगल हो, वहां पहुंचना दुष्कर हो, वो होगा वन दुर्ग। ये थे दुर्ग, दुर्ग का विभाजन और दुर्ग के प्रकार। ठीक है। अगला है छठा अंग राज्य का। जनपद। अब जनपद क्या होता है कि दुर्ग तो राजधानी प्रदेश हो गया, राजधानी के अलावा जो प्रदेश बचता था उसको जनपदों में बांट दिया जाता था। और जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्रामों से मिल मिल के ये बनता था। अब 10 गांव जब मिल जाते थे, 10 गांवों को नाम देते थे संग्रहण। ठीक है।
फिर 200 गांव मिलकर के एक और इकाई बनती थी जिसे कहा जाता था खारवटिक। काफ़ी टिपिकल नेम है, वैसे अर्थशास्त्र में ये इस्तेमाल किए गए हैं, हमें उल्लेख करना ज़रूरी है इसलिए बताया जा रहा है। फिर 400 गांवों से एक यूनिट बनती थी जिसे कहा गया द्रोणमुख। 400 गांवों की यूनिट को कहा गया द्रोणमुख। और उसके बाद 800 गांव की एक यूनिट होती थी। 800 गांवों की यूनिट को कहा गया स्थानीय या निगम। ये व्यवस्था होती थी और फिर इन्हीं निगमों से मिलकर के जो है जनपद बनता था। अब गांव की व्यवस्था कौन करता था? तो गांव की व्यवस्था के लिए एक ग्रामिक नाम का अधिकारी होता था, वह गांव की व्यवस्था करता था। सीमा विवाद कौन सुलझाता था? गांव में भी सीमा का विवाद हो सकता था, तो उसके लिए पंचग्रामिक नाम का एक अधिकारी होता था। ये संभवतः 5 गांवों में एक होता था, तो ये सीमा विवाद सुलझाता था। साथ ही 4 प्रकार के न्यायालय भी किए गए थे। 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला था संग्रहण मुख्य न्यायालय, संग्रहण स्तर पर संग्रहण न्यायालय। फिर द्रोणमुख न्यायालय, और स्थानीय न्यायालय। स्थानीय न्यायालय के बाद जनपद संधि। इसके बाद चूंकि जनपद आता था तो ये होता था जनपद संधि न्यायालय। इसको आप इसी प्रकार समझ सकते हैं कि आज के सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार संग्रहण न्यायालय, द्रोण मुख्य न्यायालय, स्थानीय न्यायालय और जनपद संधि न्यायालय, ये न्यायालय होते थे। ठीक है। इसके आगे की यदि हम बात करें तो 7वां और अंतिम जो अंग था राज्य का, वह था मित्र। अब कौटिल्य कहते हैं कि यदि आप राज्य की उन्नति चाहते हैं, राज्य की तरक्की का चाहते हैं, तो अच्छे दोस्त रखिए। एक उन्नति और दूसरे विपत्ति में, इन दोनों में जो है राज्य की सहायता कौन करेगा? उन्नति में राज्य की सहायता कौन करेगा और विपत्ति में राज्य की सहायता कौन करेगा? तो उसके लिए मित्रों का होना अति आवश्यक है। इसलिए इसको भी कौटिल्य जो है राज्य के 7वें अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने कहा भी है कि धर्म, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखे चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा जो है आपत्ति काल में, विपत्ति काल में ही होती है। तो उसी प्रकार मित्र भी जो है विपत्ति में आपकी सहायता करे, वही सच्चा मित्र होता है, ऐसा कौटिल्य का मानना है। ये हुआ कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत। आगे हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन अर्थशास्त्र का, यानी अर्थशास्त्र का जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है, उसमें भी 2-3 सिद्धांत देते हैं कौटिल्य। पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत का जिक्र है, चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका जिक्र 6ठे से 13वें अधिकरण तक है। तो जो 6ठा अधिकरण है
उसके दूसरे पाठ में या दूसरे अध्याय में, यानी छठे अधिकरण के अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं और एक राज्य जो है जीतने की इच्छा रखता है, विजिगीषु राज्य जिसे कहा गया, इसे कौटिल्य नाम देते हैं। विजिगीषु। अब विजिगीषु राज्य से ही मंडल सिद्धांत का निर्धारण प्रारंभ होता है। विजिगीषु राज्य जो है मंडल के मध्य में होता है और विजिगीषु के सामने जो राज्य होता है उस राज्य को कहा जाता है अरि। अरि आपने पर्यायवाची शब्दों में भी पढ़ा होगा, तो अरि का मतलब शत्रु होता है। यहाँ 3-4 शब्द आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। एक तो अरि, अरि के बाद पार्ष्णिग्राह, इन दोनों का मतलब है शत्रु। और मित्र तो चूंकि मित्र होता ही है, साथ ही जिस शब्द के आगे शार लग जाता है तो वह जिस शब्द के साथ लगता है उसका मित्र, यानी इन दोनों का अर्थ मित्र होता है। फिर जैसे हम मंडल सिद्धांत को पढ़ेंगे आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो विजिगीषु राज्य के सामने जो स्थित होता है वह होता है अरि, यानी अरि शत्रु होता है विजिगीषु का। फिर अरि के आगे, अरि के सामने जो राज्य होता है वह होता है मित्र, ये विजिगीषु का मित्र होता है। यानी इस राज्य के साथ, अरि के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होते हैं, मित्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। इसके बाद विजिगीषु के सामने तीसरा राज्य आता है जिसे कहा गया अरिमित्र। अरिमित्र यानी ये शत्रु का मित्र होता है। शत्रु का मित्र है तो विजिगीषु का भी शत्रु होगा। फिर अरिमित्र के सामने जो राज्य आता है उसे कहा जाता है मित्र मित्र, यानी ये मित्र का मित्र होता है और तो विजिगीषु का भी मित्र होता है और अरि का शत्रु होता है। फिर एक और राज्य आता है जिसे कहा गया अरिमित्र मित्र। अरि यानी शत्रु, शत्रु का मित्र शत्रु और इसका भी मित्र, शत्रु के मित्र का मित्र, अरिमित्र मित्र। थोड़े से टिपिकल वर्ड हैं, बोरिंग सिद्धांत है, लेकिन यदि आप समझेंगे तो रोचकतापूर्ण भी है। विजिगीषु, विजिगीषु के बाद अरि, अरि शत्रु होता है, फिर मित्र, अरिमित्र चूंकि शत्रु का मित्र है इसलिए यह भी शत्रु, मित्र मित्र, ये मित्र का मित्र है तो स्वयं विजिगीषु का भी मित्र, और ये अरिमित्र मित्र, अरि के मित्र का मित्र है तो विजिगीषु का शत्रु है। ये हुआ यहाँ तक का। जो विजिगीषु के आगे जो राज्य होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक विजिगीषु 6। फिर विजिगीषु के पीछे जो राज्य स्थित होते हैं उनमें सबसे पहले आता है पार्ष्णिग्राह। पार्ष्णिग्राह का अर्थ हमने आपको बताया था शत्रु, तो ये शत्रु होता है विजिगीषु का। ठीक है। पार्ष्णिग्राह के बाद आक्रांदा, यहाँ एक शब्द और शामिल करें, आक्रांदा का मतलब भी मित्र होता है। आक्रांदा, इन तीनों का मतलब मित्र होता है।
तो आक्रांता जो है विजिगीषु का मित्र होता है। ये सेंट्रल राज्य है, केंद्रीय राज्य है विजिगीषु। पाशनिग्राह इसका शत्रु है, आक्रांता इसका मित्र है। फिर आक्रांता के पीछे होता है पाशनिग्राह शार। हमने आपको बताया कि जिसके पीछे शार लगेगा वह उसका मित्र होगा, यानी इसमें पाशनिग्राह के पीछे शार लगा है तो ये पाशनिग्राह का मित्र है, यानी पाशनिग्राह शत्रु है तो ये शत्रु का मित्र है, यानी विजिगीषु का भी शत्रु है। ठीक है, पाशनिग्राह की वही स्थिति होगी जो अरिमित्र की स्थिति, यानी अरिमित्र का जो स्वभाव है वैसा ही पाशनिग्राह का स्वभाव है। फिर इसके बाद आता है, पाशनिग्राह का मित्र होता है, उसके बाद आता है आक्रांता शार। आक्रांता शार ये आक्रांता का मित्र होता है, इसलिए विजिगीषु का भी मित्र होता है। ठीक है, 4, 5 और 5 10, ये 10 राज्य हुए। फिर एक और राज्य है जिसे कहा गया मध्यमा। मध्यमा की सीमा जो है ये है मध्यमा। मध्यमा की सीमा विजिगीषु और अरि दोनों से लगती है, लेकिन ये दोनों से शक्तिशाली होता है। और एक सबसे शक्तिशाली राज्य आता है उदासीन। ये पूरी व्यवस्था में तटस्थ रहता है, लेकिन मध्यम से भी शक्तिशाली होता है, अरि से भी और विजिगीषु से भी, सभी से शक्तिशाली होता है, लेकिन उदासीन रहता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है। ये है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। एक छोटे मंडल का सिद्धांत हम जो है पढ़ चुके हैं धर्मशास्त्र में, जिसमें 4 ही प्रकार के राज्यों का उल्लेख था, विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन। यहाँ कौटिल्य ने इस मंडल सिद्धांत को अधिक वर्णित किया है। अब यदि हम इसके पक्ष को देखें मंडल सिद्धांत के, तो इसमें इसको हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का यथार्थवादी चिंतन है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहे, शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं, अरि आगे है, पाशनिग्राह पीछे है, इसलिए आपके पास जो है चतुरंगिणी सेना होनी चाहिए। राज्य का बचाव कैसे होगा? चतुरंगिणी सेना हो। और ये यथार्थवादी विचार जो है कौटिल्य का, समकालिक संरचनात्मक यथार्थवादी एक विचारक हैं जिनका नाम है कीनथ वॉल्ट। IR में हम पढ़ेंगे, कीनथ वॉल्ट से के समान ही ये विचार है। कीनथ वॉल्ट का तर्क है कि कीनथ वॉल्ट क्या मानते हैं कि विश्व अराजकतापूर्ण है। विश्व अराजकतापूर्ण है, जहां राज्य ही अपनी सुरक्षा करेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व नकारते हैं। यानी कहते हैं कि राज्य संप्रभु है और वह अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकेगा। कोई यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के भरोसे बैठा है, सार्क के भरोसे बैठा है, और ना ये जो अमेरिकी यूरोपीय देशों का संगठन है नाटो के भरोसे बैठा है, तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अपनी सुरक्षा यदि आपको करनी है तो आप स्वयं शक्ति संपन्न होइए, ऐसा कीनथ वॉल्ट का मानना है। ऐसा ही यथार्थवादी विचार चूंकि था कौटिल्य का, इसलिए कौटिल्य की तुलना की जाती है मंडल सिद्धांत के लिए कीनथ वॉल्ट से। उनकी शासन व्यवस्था के लिए कौटिल्य की तुलना की जाती है मैकियावेली से, और IR में इनकी तुलना की जाती है कीनथ वॉल्ट से। ये ध्यान में रखने योग्य बात थी। फिर ये हुआ कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। अब कौटिल्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध निर्धारण के लिए 6 नीतियों का उल्लेख करते हैं। षाड्गुण्य सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है।
आज आप विचारकों के साथ ही आईआर भी समझ रहे हैं, ठीक है, आईआर का बेसिक समझ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में षाटगुण्य नीतियां, 6 नीतियों की बात कौटिल्य करते हैं। 6 नीतियां कौन कौन सी हैं? पहली नीति वो बतलाते हैं संधि की। संधि का मतलब यानी 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित हो जाए, वही संधि है। कैसा भी संबंध हो, समानतापूर्ण हो, असमानतापूर्ण हो, लेकिन यदि संबंध स्थापित हो गया तो संधि हो गई। दूसरा है विग्रह, 2 राज्य एक दूसरे की बुराई में लगे हों, वो जैसे भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इनमें संधि नहीं है, इनमें विग्रह है। फिर तीसरा आता है यान। यान का मतलब है आक्रमण, आक्रमण करना। यदि एक राज्य एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसे यान कहा गया। आसन, आसन अर्थ से आप समझ रहे हैं, आसन लगा के बैठा रहना, यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में यदि आप मौन धारण करके बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, अपने विचार नहीं रखते हैं, उस स्थिति को कहा जाता है मौन आसन। यानी आप वेट कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा और तब हम अपने विचार करें, उस स्थिति की प्रतीक्षा में, उस स्थिति की प्रार्थना में मौन बैठे हुए हैं, उसको कहा गया आसन। 5वां है संश्रय। संश्रय का मतलब है कि यदि एक राज्य दूसरे राज्य के आश्रय में चला जाए, उसकी शरण में चला जाए, समर्पण कर दे, तो उसको कहा गया संश्रय। 6ठा है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि, यह है द्वैधी भाव। ये षाटगुण्य सिद्धांत था। फिर 4 उपायों की बात करते हैं। 4 उपाय बताते हैं कि किस प्रकार अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए, अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए किन किन उपायों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी को अधीन बनाने के लिए, या किसी से संबंध बनाने के लिए, या किसी अन्य मकसद से 4 उपाय की बात करते हैं। पहला है शाम। नाम से स्पष्ट है, शांतिपूर्वक समझा बुझाकर काम निकालना। दूसरा है दाम, दाम देकर के, यानी धन देकर किसी राज्य को अपने पक्ष में करना, ये दाम है। फिर दंड, डरा धमका कर, बल प्रयोग करके जो है किसी राज्य को अपने पक्ष में करना, बल प्रयोग करना या आक्रमण करना। और चौथा है भेद, यानी फूट डालना, फूट डाल करके और अपना काम निकालना। अब यहाँ प्राथमिकता निर्धारण करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि दंड में चूंकि काफ़ी क्षति होती है, आक्रमणकारी की भी और जिस पर आक्रमण किया गया है, शक्तिशाली की भी और कमजोर की, दोनों की क्षति होती है, इसलिए दंड अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले यदि साम दाम और भेद से काम निकल रहा हो तो इनसे काम करना चाहिए, ठीक है। ये थे कौटिल्य के 4 उपाय। कौटिल्य के 4 उपायों के बाद हम कौटिल्य के सामाजिक विचार देखते हैं। प्रशासनिक विचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विचार, ये सब हमने देखे। अब उसके सामाजिक विचार क्या है, इसी में देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं सामाजिक विचार में। सामाजिक विचार,
तो सामाजिक विचार में कौटिल्य समर्थक हैं वर्ण व्यवस्था के। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं। कौटिल्य कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, चारों वर्ण अपना अपना काम करें, ब्राह्मण अपना काम करें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं। लेकिन यहाँ एक फर्क आता है। एक तरफ मनु कहते हैं, यानी मनु जिस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हैं और कौटिल्य, इन दोनों में कौटिल्य की जो वर्ण व्यवस्था है वो उदार है। क्यों उदार है? कि कौटिल्य वर्णों के जो काम है उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल स्वीकार करते हैं, यानी ये जो है कार्यों के स्थानांतरण को स्वीकार करते हैं। जबकि मनु की जो वर्ण व्यवस्था है अनुदार है। इसमें स्पष्टतः कार्यों का विभाजन है कि यह कार्य इसी वर्ण द्वारा किया जाएगा, कोई अन्य द्वारा नहीं किया जाएगा। यह है वर्ण व्यवस्था के विचार। फिर महिलाओं के बारे में यदि हम देखें तो कौटिल्य कहते हैं कि महिलाओं को भी आप जो है राज्य का उत्तराधिकारी बना सकते हैं, यदि उनमें वही गुण जिनका हम उल्लेख किया था, राजा के लिए आवश्यक गुणों का यदि उनमें समावेश है, तो महिलाएं भी राज्य की उत्तराधिकारी बन सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये थे कौटिल्य के सामाजिक विचार। प्रशासनिक विचारों का यदि हम उल्लेख करें तो राज्य का प्रशासन किस प्रकार वो करते हैं, तो हमने देखा कि वो राज्य को कल्याणकारी, आंगिक और सप्तांग सिद्धांत वाला मानते हैं। साथ ही साथ कौटिल्य उल्लेख करते हैं प्रशासनिक विभाग, यानी प्रशासनिक विभागों की वो संख्या बतलाते हैं और वो कहते हैं कि 18 प्रशासनिक विभाग हों। 18 प्रशासनिक विभाग हों। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई जगह हम 17 देख लेते हैं, कई जगह 18 मान लेते हैं। तो प्रशासनिक विभागों की संख्या तो 18 है। नोट्स में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको भी आप, मैं ही करेक्ट कर दूंगा वैसे तो, यदि नहीं हो तो आप करेक्ट कर लेना। 18 विभाग या तीर्थ का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। साथ ही 17 कानून, यहाँ डाउट क्लियर कर देते हैं, कानूनों की संख्या 17 है, जबकि विभागों की संख्या, विभाग को तीर्थ भी कहा गया है, विभागों की संख्या 18 है। और इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है कि हर तीर्थ को अलग अलग अधिकारी संभालेगा, अलग अलग उनका नियंत्रण करेगा। फिर बात आती है नागरिक सुरक्षा की। नागरिक सुरक्षा का वो कैसे प्रबंध करते हैं, तो नागरिक सुरक्षा के लिए वह राज्य को, हमने बताया आपको, 2 भागों में बांट देते हैं। राजधानी वाला भाग दुर्ग और शेष भाग जनपद। दुर्ग के लिए नागरिक नाम का अधिकारी इसका प्रशासनिक प्रबंध करता है, और जनपद के लिए फिर अलग अलग ग्रामिक, खारवटिक वगैरह जो भी थे वो सब देखते हैं। न्याय प्रशासन में यदि हम बात करें तो 17 कानून हैं और 4 प्रकार के न्यायालय हमने आपको बतलाए थे। 4 प्रकार के न्यायालय यानी संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद संधि न्यायालय। चारों का उल्लेख हमने पहले किया है। न्याय प्रशासन 4 आधार भी बतलाए हैं कि किन किन आधारों पर न्याय होगा। 4 आधार हैं। पहला धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन, यानी इन्हीं चारों के आधार पर न्याय कार्य का संपादन किया जाएगा। फिर
कौटिल्य कहते हैं कि गुप्तचरों का भी अपना महत्व होता है और गुप्तचरों का विशद विवरण वो करते हैं। 9 प्रकार के गुप्तचर कौटिल्य बतलाते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। रूप कहा जाता था चांदी को, तो एक रूप दर्शक नाम का, अब उस समय जो मुद्रा प्रचलन में थी वो मूलतः चांदी की मुद्रा ही होती थी। तो जो अधिकारी मुद्रा की देखरेख करता था उसको कहा गया रूप दर्शक। मुद्रा की देख परख जो करता था, इसकी जांच पड़ताल करता था। रूप चूंकि चांदी को कहा गया, चांदी की मुद्रा प्रचलन में थी, इसलिए जो अधिकारी मुद्रा की देखरेख करता था, देख परख करता था, उसे रूप दर्शक कहा गया। ठीक है। हमने आपको बताया था कि राजा की दिनचर्या का भी इसने निर्धारण किया और दिन रात को इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया, 1.5 घंटे का, और किस प्रकार से जो है राजा अपना कार्य निर्धारण करेगा, ये सब बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कौटिल्य के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक विचार। आशा है आपको पसंद आएगा। इसके पहले भी हम जो है पश्चिमी विचारकों का हमारा जो चर्चा है वह संपन्न कर चुके हैं, उसे आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आगे हम जो है